नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए अब से 2 दिन बाद यानी कि शनिवार 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में आज शाम 6 बजे 7वें चरण का चुनावी शोर थम गया है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली के दौरान कहा कि मुझे याद है मेरे नामांकन वाले दिन युवा पीढ़ी बहुत उत्साहित थी। अब यही उत्साह हर बूथ पर दिखे, मेरा यही आग्रह है। अब काशी के विकास को नई ऊंचाई देने का अवसर है। ये तभी हो पाएगा जब काशी के लोग 1 जून को अधिक से अधिक मतदान करेंगे। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानों से विशेष आग्रह है, आप लोगों का एक एक वोट मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, मुझे नई ऊर्जा देगा। आप लोगों को याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान। बता दें कि 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 7वें चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले कहा कि आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 18वें लोकसभा का ये चुनाव लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि इस चुनाव में देश के हर नागरिक लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हुए हैं। पीएम और बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। इसके बावजूद लोगों ने फिर भी प्रमुख मुद्दों को चुना। खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की समस्याओं को लेकर सोचती है और उनके लिए काम करती है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार को जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सब मिलकर इस देश को एक समावेशी, राष्ट्रवादी, विकासवादी सरकार देंगे और हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को निरंकुश बताते हुए कहा है कि भाजपा देश में तानाशाही ला रही है। चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने लिखा कि देश में इस निरंकुश सरकार की ओर से लगातार संविधान और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों से बचाने के लिए आखिरी चरण का मतदान ही एकमात्र मौका है। बीते 10 सालों में बीजेपी सरकार ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का तिरस्कार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। 750 किसान, जिनमें से अधिकांश पंजाब से थे, दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते करते शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने खुद हमारे किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी जैसे शब्द कहकर उन पर जुबानी हमले किए। किसानों की मांग केवल इतनी थी कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। मनमोहन सिंह ने चिट्ठी में आगे कहा कि मोदी जी ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया था। पिछले 10 सालों में उनकी नीतियों ने हमारे किसानों की आय ही छीन ली। किसानों की आय का राष्ट्रीय औसत महज 27 रुपये प्रति दिन है, जबकि हर किसान पर औसतन 27,000 रुपये का कर्ज है। आपको बता दें कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगे प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी भाषणों को लेकर भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि वह इस चुनावी कैंपेन को करीब से देख रहे हैं और मोदी जी को ऐसी नफरती भाषा का इस्तेमाल करते देखा जो पूरी तरह से विभाजनकारी है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बोलचाल का स्तर इतना गिराया और प्रधानमंत्री कार्यालय का भी। मनमोहन सिंह ने कहा कि अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी नफरती और असंसदीय बातें नहीं कहीं। उन्होंने मेरे बारे में भी बहुत कुछ गलत बयान दिए। मैंने कभी भी अपने जीवन में किसी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं समझा। इस काम पर तो केवल बीजेपी का कॉपीराइट है। बता दें कि मनमोहन सिंह की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्हें कई चुनावी सभाओं में कहते सुना गया है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी और भाजपा ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को लगातार जख्म दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां पंजाब समेत पूरे देश के जख्मों के लिए मरहम का काम करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पंजाब की जनता से एक भावुक अपील की है। देश के चुनावी माहौल में अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि सत्ता में उसकी सरकार आने पर वह इस योजना को खत्म कर देंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जवानों को मजदूर बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि वह सरकार में आए तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे
और हम जवानों को एक बार फिर जवान बनाएंगे। संविधान बदलने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि वह कहती कुछ है और करती कुछ और है। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग भी इन्हीं का है, इन्होंने ही चुना है, सब कुछ इन्हीं का है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हीं के पास है। एनसी प्रमुख ने कहा कि अब लोग ही हैं जिनमें जागृति आए। इस वतन और संविधान को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग दावा करते हैं कि ये संविधान को बदलेंगे नहीं, लेकिन ये कहते एक बात है और करते कुछ और है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इनका इरादा है संविधान बदलने का। खुद योगी कहते हैं कि हमने आज़ान बंद कर दिया, अब बस मुसलमानों को निकालना है। ये मुसलमानों को कहाँ फेंकेंगे? 22 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएगा? बात कहने से पहले इन्हें सोचना चाहिए। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में स्थापित कर रहे हैं। इस वॉर रूम का नेतृत्व एक सीनियर आईएएस ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। जो भी दिल्ली वासी पानी का टैंकर चाहते हैं वे 1916 पर कॉल कर सकते हैं। 5 तारीख से दिल्ली के हर वाटर जोन में एक एडीएम स्तर और एक एसडीएम स्तर के अफसर को तैनात किया जाएगा। त्वरित प्रतिक्रिया टीम बनाएंगे जो पानी की कमी वाले इलाकों में ग्राउंड पर उपलब्ध होगी। आतिशी ने कहा कि हम दिल्ली जल बोर्ड की 200 प्रवर्तन टीमें बना रहे हैं जो पानी की बर्बादी की जांच करेगी। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर किसी भी प्रकार के पीने का पानी का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कई सारे गाड़ियों की मरम्मत और धुलाई के सेंटर्स हैं जो दिल्ली जल बोर्ड से आने वाले पीने के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे गाड़ियों की धुलाई और मरम्मत के सेंटरों में भी पीने के पानी का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है और अगर कोई भी कार वॉशिंग सेंटर पीने के पानी का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसे पूरी तरह से सील किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ओडिशा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, ये दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, इनकी यहाँ पर साझेदारी है। राहुल ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूं तो मेरे खिलाफ भाजपा ने 24 मामले दर्ज किए, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी सदस्यता ले ली गई, 50 घंटे तक मेरे साथ ईडी ने पूछताछ की। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, अगर सच में वे भाजपा के खिलाफ लड़ते तो उनका घर क्यों नहीं लिया गया, उनकी सदस्यता क्यों नहीं ली गई? कांग्रेस नेता ने कहा कि क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक भाजपा के लिए काम करते हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग भूले नहीं हैं कि ये झूठवादी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस से भ्रष्टाचार के पाठ बराबर पढ़ लिए हैं। ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग कहते थे कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन इन्होंने आते ही नशे को अपनी कमाई का साधन बना दिया। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस की जीत का दावा करते हुए कहा कि आज प्रचार का अंतिम दिन है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उनकी 3 महबूबा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई चुनाव हरवा रही हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने चाचा नीतीश कुमार को भी घेरते हुए कहा कि जब से हमने कहा है कि 4 जून के बाद हमारे चाचा अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वे प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम गवर्नर देख रहे हैं। ये चीज़ें दिखाती हैं कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने को लेकर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन तक बढ़ाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।